Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are having a very important topic, and that is conceptual assessment. In this short presentation, we are going to discuss different things. Number one, we are going to understand that what are the concepts. के ये concept का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, so ये concepts है क्या? Generally जब हम बात करते हैं concepts की, तो generally जब बात करेंगे तो concept से हमारी मुराद क्या होगी, और जब education point of view से या academic एंगल से, पर्सपेक्टिव से हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो इससे हमारी मुराद क्या होगी। नंबर टू, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर स्कूलों के अंदर या क्लासरूम के अंदर तो कंटेंट्स पढ़ाए जाते हैं या किताबें पढ़ाई जाती हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ाए जाते हैं, तो इन कंसेप्ट का क्या ताल्लुक़ है इन कंटेंट के साथ, या इन कंटेंट का इन कंसेप्ट्स के साथ ताल्लुक़ क्या है। सो इसको देखेंगे। और आखिर में के असेसमेंट जो हम करते हैं, तो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कॉन्सेप्ट्स की असेसमेंट किस तरह से की जाती है। यानी पेपर वगैरह तो हम लेते हैं, टेस्ट वगैरह तो हम लेते हैं, तो वो हम कंटेंट्स की लेते हैं, लेकिन अगर हमने कंसेप्ट्स की असेसमेंट करनी है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम लेकर आना है, तो वो किस तरह से लेकर आएंगे। If we look at the general definition of the word concepts, so it says that abstract ideas or general notions that occur in the mind, in speech और इन द थाट्स। सो जनरली हमारे जहन में किसी भी चीज़ के लिए जो आइडियाज़ बनते हैं, जो परसेप्शन हमारी चीज़ की होती है, या किसी चीज़ के मुतालिक हम राय कायम करते हैं, या जहन में किसी भी चीज़ के मुतालिक हमारे जो पिक्चर्स बनती है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पर किसी कैरेक्टर के मुतालिक हमारे जहन में जो ख्याल आता है या जो परसेप्शन बनती है, दैट इज़ आवर कॉन्सेप्ट। या किसी सिचुएशन के मुतालिक जब हम एनालिसिस करते हैं और उनके मुतालिक अपना जहन बना देते हैं कि दीज मे बी द रीजंस एंड इट्स मे बी द आउटकम्स एटसेट्रा, सो दैट इज़ द कंसेप्ट। लेकिन ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई कंसेप्ट्स की कि वट एवर वी थिंक और वट एवर द इमेज फॉर्म्ड इन आवर माइंड अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन, अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड द कंसेप्ट। लेकिन इफ़ वी लुक एट दिस वर्ड फ्राम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और academic point of view, over there it has a different interpretation. अब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वर्ड कंसेप्ट को देखें, सो किताबों के अंदर जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं, असल में जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है या लर्निंग आउटकम्स है, दे आर फाउंड इन द करिकुलम के अंदर होते हैं, और वहीं से फिर लिए जाते हैं और उनके बेस पर फिर टेक्स्ट बुक्स डेवलप किए जाते हैं। असल में जो ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है या एसिलोज भी जिनको कहते हैं, सो दे आर द कॉन्सेप्ट्स। इनके अगर आप वर्डिंग्स को देखें, मिसाल के तौर पर इन चार एसिलोज की तरफ देखते हैं कि एसिलो नंबर 1 सेज कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। नाउ लुक एट द वर्डिंग, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, बच्चा इस काबिल होगा, किस काबिल होगा, आइडेंटिफाई एंड यूज मोर कॉमन एक्शन वर्ड्स। हमने बच्चों को इस तरह से टीच करना है, उनको इस तरह से पढ़ाना है कि वो इस काबिल हो जाए कि वो आइडेंटिफाई कर सके एंड यूज़ मोर कॉमन एक्शन वर्ड्स। जो वर्ब्स होते हैं तो उनकी ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर सके किसी सेंटेंस के अंदर। अगर हम बच्चे को कहें कि इस सेंटेंस के अंदर बेटा आप वर्ब को आइडेंटिफाई करके बता दो कि कौन सा वर्ड जो है एक्शन वर्ड है या वर्ब है, हमने इस काबिल बच्चे को बना दिया कि बच्चा खुद से आइडेंटिफाई करके हमें बता दें कि दिस इज़ अ वर्ब और एक्शन वर्ड। सो आपने इस लो का जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया। नाउ सेकंड पोर्शन सेज दैट यूज़ मोर कॉमन एक्शन वर्ड्स, कि आप मुख्तलिफ वर्ब्स बच्चों को दें और उनको कहें कि इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। और जब बच्चा उस स्टेज पर पहुंच जाए कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से एक अनसीन पैराग्राफ के अंदर वर्ब्स को भी आइडेंटिफाई करे और ऐसे वर्ड जिन पर पहले उन्होंने जुमले वगैरह ना देखे हों उन पर वो जुमले बनाना भी शुरू कर ले, सो इट मीन्स कि आपने ये इससे लोग कवर कर लिया। एंड नाउ द स्टूडेंट इज कंसेप्चुअली क्लियर दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड्स एज वेल एज हाउ टू यूज एक्शन वर्ड्स इन देयर sentences. If you look at the SLO number 2, it says that use and physically respond to simple sentences showing request and command. Now this SLOs demand that the students will be able to use and physically respond to simple sentences
showing request and command. अब दिस SLO सेज कि टीचर ने इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, उनको इस तरीके से प्रैक्टिस करानी है कि सिर्फ उनको लिखाना नहीं है कि हाउ यू हैव टू मेक रिक्वेस्ट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई टेक दिस बुक, may I help you, etc. Or he may be able to give the commands, do this thing, bring this thing, take this thing, etc. command sentences वगैरह. यानी बच्चों को सिर्फ वो किताबों के अंदर लिखवाए नहीं, किताबों से लेकर लिखवाए नहीं, कॉपी में सिर्फ वो लिखवाए और बच्चे उनको रटा कर लें, and the teacher will be happy that I have written some sentences which are showing request and command. No, ये इस SLO का मकसद नहीं है. बिल्कुल इस SLO का मकसद ये है कि आप बच्चे को उस स्टेज पर ले जाए जहाँ पर बच्चे खुद से एक दूसरे से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दें कि रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और अगर उन्होंने कमांड देनी है, ऑर्डर देना है किसी चीज़ के मुतालिक दूसरे बच्चों को, सो वो कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे. जब बच्चा इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे और रिक्वेस्ट करना शुरू कर ले और कमांड देना शुरू कर ले, सो ही इज़ नाउ कंसेप्चुअली क्लियर दैट हाउ टू यूज़ एंड फिजिकली रिस्पॉन्ड टू सिंपल सेंटेंसेस, जिसके अंदर क्या हो, रिक्वेस्ट हो और कमांड हो. सो बॉडी मूवमेंट उसके साथ आ गई और जो ऑरल स्किल्स हैं वो भी बच्चों के डेवलप हो जाते हैं. सो दैट्स द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस SLO or student learning outcome. Now there is another SLO or student learning outcome from mathematics, and that says that order the set of numbers from 0 to 99 in increasing and decreasing order. अब अगर आपने बच्चों को सिर्फ लिखवा दिया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से लिखने हैं, सिर्फ पेज पर आपने उनको लिखवा दिया, सो यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दिस लर्निंग आउटकम. ये लर्निंग आउटकम आपको ये कहती है कि आपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करानी है कि वो खुद से अपनी तरफ से, बजाय इसके कैरेक्टर लगा लें, बजाय इसके कि मेमोराइज कर लें, याद कर लें, बल्कि वो खुद से क्या करे कि आप कोई भी फिगर्स उनको दे दें और उनको कहें कि इनको या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएँ. तो जब बच्चे खुद से इस काबिल हो जाएं, आप उनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी दे देंगे कि किस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देनी है, देन आप इस SLO के जो रियल स्पिरिट है तो उसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगी. लेकिन अगर जस्ट आप उनको लिखवा देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर अगर ये 4-5 हैं तो इनके असेंडिंग ऑर्डर ये है, अगर ये 4-5 अल्फाज हैं तो इनके डिसेंडिंग ऑर्डर ये है, और बच्चे ने सिर्फ रटा लगा दिया, तो आपने उनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं दी. नो, प्रोसेस समझाए कि किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को रखा जाता है. सो ये तो थी चंद बातें कंसेप्ट के मुतालिक, SLOs के मुतालिक कि इनकी लैंग्वेजेस किस तरह से होती है, वर्डिंग किस तरह से होती है, और असल में डिमांड क्या करते हैं ये SLO कि हमने बच्चों को करवाना क्या है, कौन सी क्लियरिटी देनी है. नाउ लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कंटेंट के जो टेक्स्ट बुक्स हमारे पास आते हैं तो उनका इन कंसेप्ट्स के साथ ताल्लुक क्या है. इफ़ यू लुक एट जस्ट दिस साइंस और तारीख और इसकी तारीख़, ये एक बाब है और इसके शुरू में ये कंसेप्ट्स रखे गए हैं या SLOs लिख के गए हैं कि बच्चे साइंस की तारीफ़ कर सकेंगे, ये बयान कर सकेंगे कि साइंस दूसरे उलूम से किस तरह से मुख्तलिफ हैं, ये जान सकेंगे कि किस तरह साइंस इंसानी तजस्सुस और रिवायात पर बैनुल-अक़वामी तौर पर असरअंदाज होती है. मुस्लिम दुनिया के नुमाया साइंसदान जाबिर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़किया राज़ी, इब्न हैसम अल-बिरूनी की खिदमात को बयान कर सके, साइंस में इन तब्दीलियों का तजिया कर सके जिनसे मुआशरा मुतासिर हुआ है. नाउ इफ़ यू लुक एट दीज SLOs, ये हैं कॉन्सेप्ट्स, ये हैं SLOs जिसके बेस पर फिर कंटेंट डेवलप होते हैं. सो जो टेक्स्ट बुक डेवलप होते हैं, जो टेक्सचुअल मटेरियल डेवलप होता है, तो असल में दिस टेक्सचुअल मटेरियल इज़ बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स. मिसाल के तौर पर इफ़ यू लुक एट SLO नंबर 1, व्हाट डज इट से देन? इट सेज दैट कि चिल्ड्रन जो है वो साइंस की डिफिनीशन उनको लाजमन आनी चाहिए, और फर्दर वो इलस्ट्रेट कर सके या डिस्क्राइब कर सके कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड जो अदर नॉलेजेस हैं या अदर फील्ड्स ऑफ लर्निंग है, तो उनमें फ़र्क क्या है. सो आपने बच्चों को सिर्फ डिफिनीशन लिखवानी नहीं है बल्कि समझानी है कि बच्चे साइंस की तारीफ़ कर सकेंगे. इसी तरह से वो ये बयान कर सकें कि किस तरह से व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड द अदर सब्जेक्ट्स.
दूसरी बात यह है कि जो भी टेक्सचुअल मटेरियल इसके बेस पर डेवलप होगा तो हम देखेंगे कि जो पैराग्राफ नंबर 1 होगा सो वहाँ पर साइंस की तारीफ होगी और वहाँ पर साइंस और दूसरे उलूम जो है तो उनके बीच में डिफरेंसेस बयान किए गए होंगे। इस तरह से आने वाले पैराग्राफ्स में फिर साइंस किस तरह से इंसानी तजस्सुस रिवायत पर बैन अल-अक़वामी तौर पर असरअंदाज होती है तो इसके मुतालिक एक पैराग्राफ 2 होंगे। इस तरह से मुख्तलिफ जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मिसाल के तौर पर जाबिर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़करिया, इब्न अल-हैसम, अल-बिरूनी वगैरह वगैरह, इनके खिदमात के मुतालिक मटीरियल अवेलेबल होगा टेक्स्ट बुक्स के अंदर। और साइंस और जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ और रुनुमा हुई है मुआशरे के अंदर, सो साइंटिफिकली अगर आपने मुआशरे के अंदर होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनका तजिया करना है तो उनके लिए कुछ मेकनिज़म भी बयान किया गया होगा। सो इससे मुराद ये है कि असल में ये कॉन्सेप्ट्स बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल डेवलपमेंट, के टेक्सचुअल मटेरियल किस तरह से डेवलप किया जाता है। सो दीज आर द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेंट्स आर डेवलप्ड। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए कंटेंट या टेक्सचुअल मटेरियल या आसान अल्फाज में जो टेक्स्ट बुक्स डेवलप होते हैं तो इस तरीके से डेवलप होते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मद्देनज़र रखा जाता है और इन कॉन्सेप्ट्स पर फिर मुख्तलिफ पैराग्राफ्स डेवलप किए जाते हैं और फिर आखिर में इन ही के बेस पर फिर जो असेसमेंट क्वेश्चन है तो वो डेवलप किए जाते हैं। अब ये आइटम्स या क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल ये किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, असल में कीपिंग इन माइंड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और द कंसेप्ट्स, इनको मद्देनज़र रखते हुए फिर सवालात जो है डेवलप किए जाते हैं। इफ़ यू लुक एट द स्लोप साइड ऑफ द स्लाइड, वहाँ पर मुख्तलिफ स्लोज हैं कि स्कैन द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। बच्चों को हमने ये कंसेप्ट देना है कि किस तरह से आपने किसी पैराग्राफ को या किसी लेसन को आपने स्कैन करना है, उसको पढ़ना है और वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। सो इफ़ यू लुक एट on the other side of the question, so question number 1, is life possible without trees and plants? Number 2, what do trees need to make their food? Why is oxygen important for all living beings? How do trees make the environment clean? Why should we grow more and more trees? अगर आप इस लो नंबर 1 स्कैन द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ देखें और इन सवालात की तरफ देखें, सो ये सवालात असल में आपने बच्चों को एक पैराग्राफ या लेसन पढ़ाया और उसके बेस पर ये आइटम्स या क्वेश्चंस डेवलप हुए हैं। सो ये जो एसएलओ नंबर 1 है स्कैन द टेक्स्ट वाला, सो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वहीं से इंफॉर्मेशन लिए गए, जो आपने मटेरियल पढ़ाया था तो वहीं से उन्होंने इंफॉर्मेशन ले ली और इसी के बेस पर फिर आपने क्वेश्चंस डेवलप कर लिए। इफ़ वी लुक एट द एसएलओ नंबर 2 जो राइट अ गाइडेड पैराग्राफ यूजिंग आइडियाज़ gathered and organized through various strategies, यहाँ पर बच्चे को हम इस काबिल बना रहे हैं कि एक गाइडेड पैराग्राफ को डेवलप करें जो आइडियाज़ मुख्तलिफ सोर्सेज से उन्होंने गैदर की हो और उसके बेस पर फिर वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ डेवलप करें। नाउ इफ़ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्लाइड, वहाँ पर जो राइटिंग के नीचे लिखा हुआ है कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़। सो एक गाइडेड पैराग्राफ है, गाइडेड से मुराद है कि आपने डायरेक्शन दी हुई है, आपने बैकग्राउंड दिया हुआ है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी वो दी हुई थी, तो उसी के तनाजुर में उन्होंने पैराग्राफ को डेवलप करना था। सो वहाँ पर बात हो गई थी कि बच्चे को आप इस काबिल बनाएंगे कि बच्चे अपनी तरफ से गाइडेड पैराग्राफ्स को लिख सकें और इसकी वर्डिंग को आप देखें कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज, तो ये एक गाइडेंस हो गई ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीज़, और बेनिफिट्स ऑफ द ट्री दूसरी बात हो गई। सो SLO number 2 is covered in this item or question. अब अगर आप नीचे SLOs की तरफ देखें, so classify adjectives of quality, quantity, size, shape, color and origin। यहाँ पर दूसरी साइड क्वेश्चंस साइड की तरफ देखें तो कोई भी सवाल इसके ऊपर नहीं बना। अगर हम इस SLO पर या इस कंसेप्ट पर आइटम बनाना चाहें तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम एक प्रैक्टिस बच्चों को कराएंगे जहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स के जो एडजेक्टिव्स हैं, मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज़, एडजेक्टिव ऑफ शेप, कलर एंड ऑरिजिन, हमने मुख्तलिफ टाइप्स के एडजेक्टिव्स उनको दे दिए और उनको कहा कि अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक हेडिंग, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दूसरी हेडिंग, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ तीसरी हेडिंग, इस तरह शेप, कलर एंड ऑरिजिन, ये मुख्तलिफ हेडिंग्स के नीचे आप
इन एडजेक्टिव्स में से वो निकालें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नीचे लिखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो तो क्वांटिटी के नीचे लिखें, एडजेक्टिव ऑफ साइज हो तो साइज के नीचे लिखें। सो अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई देम एंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इस स्टेज पर बच्चा फिर कंसेप्चुअली क्लियर होगा और इस काबिल होगा कि उनकी क्लासिफिकेशन कर सकेगा। इस तरह अगर आप articulate, identify and use degrees of regular and irregular adjectives, इस SLO के अंदर आप देखेंगे कि आप बच्चों को ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुरू में देंगे कि जो रेगुलर और रेगुलर इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है, फिर इनके जो डिफरेंट डिग्रीज हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, सो वो किस तरह से बनती हैं, और इसी के बेस पर फिर आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वाला जो एडजेक्टिव है वो रेगुलर है और कौन सा वाला इर्रेगुलर है। सो अगर आपने सिर्फ 2-3 लिखवाई हुई हैं और बच्चों को रट्टा लगवाया हुआ है तो आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर समझा दिया कि कौन से वालों को रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं, कौन से वालों को इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं, और आपने फिर एक ऐसे एडजेक्टिव्स की लिस्ट उनको दे दी जो पहले से उन्होंने नहीं देखी थी और उनसे कहा कि आप इनमें से आइडेंटिफाई करके बता दें कि कौन सा वाला रेगुलर है और कौन सा वाला इर्रेगुलर है, तो आप इस कंसेप्ट के अगेंस्ट फिर उनको जांच रहे हैं इस आइटम के अंदर। लेकिन अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दी और आप जस्ट जो है जो भी आपने लिखवाया हुआ है तो उन्हीं के अंदर से सवालात लेकर आ रहे हैं, सो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फर्स्ट जो लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है, दैट इज़ द नॉलेज को उन्होंने सिर्फ रट लगाया होगा, मेमोराइज किया होगा, और आगे जो एप्लीकेशन लेवल है और आगे जो एनालिसिस और सिंथेसिस इवैल्यूएशन का लेवल है, सो वहाँ पर वो नहीं जा रहा क्योंकि आपने बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दी। रिमेंबर वन थिंग, इन ब्लूम टैक्सोनॉमी नॉलेज जो है दैट इज़ द लोवेस्ट वन, जहाँ पर बच्चा सिर्फ याद करता है, मेमोराइज करता है। इसे आप जब आगे लेकर जाती हो सो यू आर गिविंग देम द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल जो उर्दू सब्जेक्ट है। सो वहाँ पर कंसेप्ट्स या SLOs के अल्फाज हम देख लेते हैं और फिर कुछ जो असेसमेंट क्वेश्चंस है तो उनको देख लेते हैं और इनके बीच में ताल्लुक़ को। अब इफ़ यू लुक एट द SLO साइड तो वहाँ पे लिखा है कि किसी तकरीर के अहम नुकात लिख सकें, बच्चे इस काबिल हों। नंबर 2, मश्की सवाल के तहत एराब बदलने से मानी की तब्दीली को पहचान सकें, सादा जुमले में खाली जगह पुर कर सकें, अपनी जुमात के सामने या अपने साथियों से ज़ाती मुशाहिदात को चंद लम्हों तक बिला झिझक बेझिझक बयान कर सकें। नाउ किसी तकरीर के अहम नुकात लिख सकें। सो इफ़ यू लुक एट द आइटम्स, सो अब्दुल सत्तार ईदी का मुख्तसर तारुफ लिखें, ईदी फाउंडेशन कैसे सरंजाम दे रहा है, का एजाज़ कौन सा है, अब्दुल सत्तार ईदी का असल एजाज़ कौन सा है, दूसरों की खिदमत करने से क्या हासिल होता है, अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। सो इट वाज़ अ टेक्स्ट, इट वाज़ अ कंटेंट, और इस कंटेंट के बेस पर जो टीचर ने पढ़ाया तो उसके ऊपर ये मुख्तलिफ सवालात डेवलप किए गए। सो हम ये कह सकते हैं कि जो SLO नंबर 1 है किसी तकरीर के अहम नुकात लिख सकें। सो असल में दीज आर आल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर तकरीर से हम रियल जो स्पीच दें अगर वो मुराद ले लें तो फिर किसी बंदे की तकरीर हम उनको सुनवाएंगे या पढ़ाएंगे और उसके बाद उसके बेस पर उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे कि इसके अंदर क्या अहम बातें थी, मुख्तसरन आप लिखें। इफ़ यू लुक एट द SLO नंबर 2, मश्की सवाल के तहत एराब बदलने से मानी की तब्दीली के पहचान को पहचान सकें। सो अगर आप सवाल वाले साइड पर सवाल नंबर 4 को देखें, दर्ज झेल अल्फाज के एराब बदलने से मानी बदल जाते हैं, आप हर लफ्ज़ के 2-2 जुमले बनाएं ताकि इनके दोनों मानी वाज़ेह हो जाएं। अब एक प्रैक्टिस कराई गई है इस सवाल के अंदर चैन और चीन की, इस तरह से पल और पुल की और दूसरे अल्फाजों की उनको प्रैक्टिस कराई गई है। मतलब और मकसद ये था कि बच्चे जो है ये समझ सके कि अगर चे के ऊपर ज़बर लगाया जाए तो चैन बन जाता है, अगर ज़ेर लगा जाए तो फिर चीन बन जाता है। इस तरह से दूसरे अल्फाज जो है वो तब्दील हो जाते हैं अगर हम उनके अराबों को चेंज कर लें।
सो ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन इनसे हटकर अगर आप पल और पुल से हटकर कोई और मिसालें दे देते हैं बच्चों को, और बच्चों को कहते हैं कि आराब लगाकर इनके मुख्तलिफ मीनिंग्स जो बनती हैं तो वो भी साथ में लिख लें, सो असल में आप उनको फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं। इस तरह से अगर आप इस लॉ नंबर 3 या कंसेप्ट नंबर 3 को देखें कि सादा जुमले में खाली जगह पुर कर सकें, सो आप अनसीन कोई भी सेंटेंसेस उनको दे दिए और वहाँ पर कुछ खाली स्पेसेस छोड़ दें और बच्चों को कह के इनको फिल कर ले, का के की में वगैरह वगैरह से। सो जब इन अल्फाज से वो उनको पुर करेंगे, सो दे विल बी डूइंग दीज थिंग्स इंडिपेंडेंटली। जब वो इंडिपेंडेंटली जुमलों को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, सो आपने उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दी अबाउट व्हाट, कि हाउ टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसी तरह से हम जब अब आप अगर आखिरी इसलो की तरफ देखें कि अपनी जुमात के सामने या अपने साथियों की तरफ से ज़ाती मुशाहिदात को चंद लम्हों तक बेझिझक बयान कर सके, तो अगर आपने सिर्फ ये चीज़ें लिखवाई हुई हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या जो भी पर्सनल हैपनिंग्स वगैरह हों, सो आपने किस तरह से शेयर करनी है, अगर आपने सवाल जवाब लिखवाए हुए हों, सो आप इस लॉ के या इस कंसेप्ट के स्पिरिट के अगेंस्ट पढ़ा रहे हैं। असल में प्रैक्टिस क्या करानी है कि आपने बच्चों में ये कॉन्फिडेंस देना है कि डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आप इस तरह से एक सेशन रखें जिसके अंदर वो अपने ज़ाती मुशाहिदात को बच्चों के साथ शेयर कर लें। नाउ आई थिंक यहाँ से आप लोगों को कुछ